तो नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर जो सेकेंड ईयर में है। उनके पास ये सब्जेक्ट है MGPE 007 नॉन वायलेंस मूवमेंट आफ्टर गांधी। ये इग्नू से जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके पास तो सेम कोड है, बाकी ये SOL के स्टूडेंट के सिलेबस में भी है ये बुक। तो मैं उस बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, वो भी आंसर्स के साथ और कोड लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं हिंदी में पढ़ाऊँगी बट साथ में इंग्लिश भी रीड करूँगी। एंड मैंने पता है कैसे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। जैसे हमें अपने पेपर में आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहिए ना, कि जैसे क्वेश्चन रीड करने के बाद अब हम आंसर्स लिखते हैं तो आंसर में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना होता है ना। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, फिर कोई की पॉइंट्स जो है, जैसे हम आगे जो भी चीज़ मेंशन करने वाले हैं मिडिल पार्ट में, तो उसके की पॉइंट्स लिखेंगे छोटे छोटे, है ना। और उन की पॉइंट्स को डिफ़ाइन करेंगे पॉइंट्स में, दो चार लाइन की पॉइंट्स में, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखेंगे, पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे। और फिर सब कुछ करने के बाद लास्ट में कंक्लूजन, जिसे निष्कर्ष कहते हैं, वो देंगे। ऐसे करते हैं हम अपना आंसर। सेम मैं इसी पैटर्न में आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जो है MA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के बच्चों का जो है ना, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ये क्वेश्चन पेपर रेडी किया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ नॉन वायलेंस इन कंटेम्पररी सोसाइटी, मतलब समकालीन समाज में जो है अहिंसा की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो भी हम आंसर स्टार्ट करते हैं उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन देने से जो हमारा इंप्रेशन है वो एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा पड़ता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि अहिंसा क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है ना कि अहिंसा की प्रासंगिकता क्या है, रेलेवेंस क्या है आज के समय में। क्योंकि समकालीन का मतलब होता है एट प्रेजेंट, अभी का जो दौर चल रहा है हमारे समय उसमें, ठीक है। तो हम पहले अहिंसा का मतलब समझते हैं। नॉन वायलेंस इज नॉट जस्ट अ एब्सेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस बट अ प्रोटेक्टिव वे टू लाइफ रूटेड इन कंपैशन, ट्रूथ एंड जस्टिस। मतलब ये है कि नॉन वायलेंस सिर्फ ये नहीं है कि जो हम लड़ाई नहीं करते, अहिंसा नहीं करते, बल्कि ये भी है कि जो भी रियलिटी चल रही है, जो भी जस्टिस न्याय वगैरह चल रहा है, उसके लिए हम किसी भी तरीके का वायलेंस यूज़ नहीं करते, ठीक है। In the past Gandhian era, its just relevance has grown in the context of communal disharmony, terrorism and global conflict। जो गांधी युग के टाइम के बाद जो है ना, ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में आतंकवाद चल रहा है, सामाजिक तनाव चल रहा है। आप अभी देख ही रहे हो, इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, गाज़ा का वॉर चल रहा है, सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो जो भी वैश्विक संघर्ष बढ़ रहे हैं ना, उसके बीच में अहिंसा बहुत प्रासंगिक हो गया है। अहिंसा मतलब यही होता है कि बिना खून खराबे के किसी चीज़ को हासिल करना, जो कि गांधी जी ने किया था। भारत को आज़ादी अहिंसा के आधार पर ही मिला है, ये ना भूलिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम की पॉइंट्स जो होंगे उसको आप फ्लावर पॉट्स वगैरह, या फिर जैसे होता है ना बीच में लिख दिया कोई टॉपिक और उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख दो। क्या, जैसे एक नैतिक दर्शन, एक में नैतिक दर्शन लिख दोगे, एक में गांधी सिद्धांत लिख दोगे, है ना, एक में शांतिपूर्ण प्रतिरोध है ना, तो वो लिख दोगे। ऐसे ये सारी चीज़ें इसमें लिखोगे और इसके बाद 1 बाय 1 करके इन सब चीज़ों को डीपली डिफाइन करेंगे। ओके, कैसे? तो हम सबसे पहले चलते हैं कि जो अहिंसा है अभी के टाइम पे ये कैसे रिलेवेंस है, तो इस बात को हम अपने आंसर के थ्रू बताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट होगा नैतिक दर्शन, फिलोसफी। ये मानव गरिमा और नैतिक उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। मतलब कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं, फिलोसफी सबको पता है, नैतिक दर्शन जो अच्छी चीज़ों की बात करता है कि यहाँ हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ों का साथ देना चाहिए, तो वो चीज़ बता रहा है ये, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि गांधीवादी सिद्धांत, इससे अमेरिका का सिविल राइट्स आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की विरोधी संघर्ष और अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन प्रेरित हुआ। मतलब
कि जो गांधीवादी सिद्धांत था ना, मतलब ये जो अहिंसा है ना, ये गांधी जी का दिया हुआ सिद्धांत है। गांधी जी का ये कहना था कि अहिंसा एक ऐसा हथियार है जिसके बलबूते पर हम हर चीज़ जो कि प्रासंगिक है, जो मांगने योग्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में जो सिविल राइट्स के लिए जो लड़ाई हुई थी, आंदोलन हुआ था, उसमें भी हमने गांधी जी के सिद्धांत अहिंसा का प्रयोग किया था। दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने सिद्धांत लड़ाई की थी रंगभेद के नीचे, अश्वेत और अश्वेत के बीच जो मतभेद चल रहा था, उसके लिए जो संघर्ष हुआ था, वो संघर्ष भी गांधी जी ने अहिंसा के बिहाफ पे किया था। और जो अन्ना हजारे ने दिल्ली में किया था लोकपाल आंदोलन, उन्होंने भी अहिंसा के आधार पर किया था भूख आंदोलन। भूख मतलब भूखा रहकर कहते हैं ना, तो हड़ताल है ना वो। और सेकंड चीज़ क्या है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध। किसान आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, छात्र आंदोलन ने अहिंसक तरीकों को अपनाया। किसान आंदोलन आपको पता है, जो अभी कुछ टाइम पहले MSP आया था, उसके लिए जो किसान आंदोलन हुआ था, तो उन्होंने लड़ाई नहीं की, खून खराबा नहीं किया, हिंसा का साथ नहीं लिया, उन्होंने भी यह अहिंसा का ही मार्ग अपनाया। भले ही उन्हें टाइम लगा, लेकिन इस अहिंसा के मार्ग को अपनाने से उन्हें न्याय मिला। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना MSP का जो भी रूल निकाला था वो वापस लिया, है ना। सेम पर्यावरण आंदोलन होते हैं, जैसे जो लोग पे कई बार अभी करंटली में साउथ इंडिया में पेड़ काटने, जंगल काटने के लिए लड़ाई हो रही थी ना, तो लोगों ने उसका हिंसात्मक तरीके से विरोध नहीं किया, अहिंसात्मक तरीके से विरोध किया। लोग उसके लिए लड़े, लेकिन बिना खून खराबे के। तो क्या हुआ, वो भी रुक गया, पेड़ों की कटाई, जंगल की कटाई रुक गई। ऐसे ही जो छात्र आंदोलन होते हैं, जैसे बिहार वगैरह में होते हैं, या फिर कभी एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो होते हैं, तो वो भी अहिंसक तरीके से करते हैं। हाँ, कई बार जब लिमिट्स बढ़ जाती है तो वो लोग ट्रेन जलाने या हिंसक तरीका अपना लेते हैं, लेकिन अहिंसक तरीका ऐसा है जिससे हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ पे मत जाना, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, तो बैकग्राउंड का नॉइज़ थोड़ा सा आएगा ही। अब जो है, हमने ये 3 से 4 चीज़ हम डिफ़ाइन कर देंगे, जिसमें हमने जो है मेन 3 चीज़, नैतिक दर्शन, गांधीवादी सिद्धांत और शांतिपूर्ण प्रतिरोध को डिफ़ाइन कर दिया है। अब जो है, हम अहिंसा का थोड़ा सा डेफिनेशन बता देते हैं कि क्या होता है अहिंसा। According to Gandhi, Ahisma is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction. थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान मत जाना, सॉरी, टाइम लगता है कभी कभी। तो गांधी जी के हिसाब से जो अहिंसा है ना, वो मतलब हम इंसान हैं, इंसानियत का जो है ना, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है अहिंसा। मतलब खून खराबा ना करना। अहिंसा के आधार पर हम किसी भी बड़ी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ये ऐसे शक्तिशाली हथियार है जिससे कोई भी अधिक शक्तिशाली और हथियार नहीं है, ठीक है। ये है इसका डेफिनेशन। बाकी ये सब मेंशन करने के बाद मैंने ये जो लाइन लिखा है, आप इसको थोड़ा सा, मैंने जब मुंह से बोला है ना, वो थोड़ा सा आपके में लाइन में ऐड ऑन करोगे ना, ये आंसर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। और वैसे भी इग्नू में एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है, तो आपको अपना आंसर को दोनों पेजेस मिला के 4 से 4.5 5 में अपना आंसर देना होता है, तो आप आराम से अपना आंसर लिख पाओगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, की पॉइंट्स पढ़ लिए, उसको डिफ़ाइन कर दिया, डेफिनेशंस पढ़ ली, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब तो हम कंक्लूज़न ही देंगे ना कि हाँ भाई, ये जो भी है अहिंसा, ये प्रासंगिक है यार, ये तो वो बताएंगे कि वर्तमान समय में बढ़ती हिंसा और असहिष्णुता, मतलब इंटॉलरेंस एंड इंक्रीजिंग वायलेंस के बीच अहिंसा केवल नैतिक विकल्प नहीं, बल्कि स्थायी शांति का प्रभावी साधन है। मतलब ये बता रहा है कि हाँ भाई, आज के ज़माने में भी, वर्तमान समय, समकालीन स्थितियों में भी, परिस्थितियों में भी अहिंसा ही एक ऐसा शांति प्रिय, स्थायी, प्रभावी साधन है जिससे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि हिंसा के आधार पर तो जनहानि की हानि होती है, हम सबको ही पता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये देखो, ये है गांधी जी के, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सेकंड क्वेश्चन जो है ना, वो गांधी जी के बाद के अहिंसात्मक आंदोलनों में विनोबा भावे की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जो सारे क्वेश्चन है ना, क्योंकि बुक का नाम ही है कि गांधी के बाद के युग के बारे में पूछा है, तो सारे क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड पूछेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि जो विनोबा भावे थे वो गांधी के निकट सहयोगी थे और गांधी जी की हत्या के बाद अहिंसक आंदोलनों के आध्यात्मिक उत्तराधिकार बने। तो जो क्वेश्चन में नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन में पूछा है कि अहिंसात्मक आंदोलनों में विनोबा भावे की भूमिका बतानी है, तो सबसे पहले तो हम यही बताएंगे ना कि विनोबा भावे कौन थे।
तो विनोबा भावे जो है ना वो गांधी जी के सहयोगी थे, लिखा है यहाँ निकट सहयोगी। जो गांधी जी की हत्या हुई थी ना, जो नाथूराम गोडसे ने किया था, उनके बाद गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों का जो मोर्चा है वो विनोबा भावे ने संभाला और उनके उत्तराधिकार बनकर उभरे। ठीक है, हमने पहले ये बता दिया कि विनोबा भावे कौन है। अब हम बताएंगे कि उनकी भूमिका क्या रही। ठीक है, तो सबसे पहले जब गांधी जी की हत्या हो गई और उसके बाद भी आंदोलन मतलब अहिंसात्मक आंदोलन बहुत सारे हुए, जिसमें ये मेन अध्यक्ष का काम कर रहे थे, मतलब उत्तराधिकार का काम कर रहे थे। तो इनके समय में क्या क्या आंदोलन हुए, हम उनके बारे में 2-3 डिस्क्रिप्शन देंगे। कि एक था भूमि दान आंदोलन, जो कि 1951 में हुआ था। उन्होंने ज़मींदारों से भूमिहीन किसानों के लिए स्वेच्छा से भूमि दान करने की अपील की। इसमें जो है ना, ये भूमिदान आंदोलन जो हुआ था 1951 में, इसमें ये था कि जो ज़मींदार लोग थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, उन लोगों से जो है विनोबा भावे ने ये इच्छा प्रकट की थी, ये रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी इच्छा से जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो गरीब है, उनको भूमि दान करते, ताकि वो उस भूमि पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो सेकंड एक और अहिंसात्मक आंदोलन हुआ था उनके टाइम पे, वो था सर्वोदय दर्शन, जो कि केवल शोषित नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण की बात है। जो एक और अहिंसात्मक आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने, वो जो है ना सर्वोदय दर्शन था, जिसमें जो है विनोबा भावे ये बोलते हैं कि जो कल्याण, हर मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गरीब है, जो शोषित वर्ग है, सिर्फ उनका ही कल्याण हो। नहीं, समाज में जो भी लोग हैं, स्त्री पुरुष अमीर गरीब सब है, सभी वर्गों का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, एक और था जो उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन किया था, अहिंसक परिवर्तन। उन्होंने बिना संघर्ष के आर्थिक समानता और ग्रामीण शक्ति सशक्तिकरण की, और भी काफ़ी सारे इनके आंदोलन थे, मैंने 2 मेंशन किए। ठीक है, और अब इसमें बताएंगे कि जो भी विनोबा भावे थे ना, उन्होंने बिना संघर्ष के आर्थिक समानता और ग्रामीण सशक्तिकरण की ओर कदम रखा। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन उनके बीच में कांटा, उनके रास्ते के बीच में रोड़ा बनने का काम कर रहा है। उन्होंने संघर्ष भी नहीं किया, बिना स्ट्रगल करे उन्होंने आर्थिक और समानता, ग्रामीण सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट की ओर कदम रखा, शक्तिकरण की ओर बढ़ावा दिया। ठीक है, ये सारा आंसर बताने के बाद हम जो है विनोबा डेफिनेशन थोड़ी सी बताएंगे कि विनोबा भावे जो है अहिंसा को प्रेम और त्याग के माध्यम से शोषण की आत्मा को जगाने का साधन बताते हैं। मतलब जो विनोबा भावे है वो कहते हैं कि प्रेम और त्याग मतलब किसी भी चीज़ को त्यागने की क्षमता रखना, और प्रेम ऐसा माध्यम है जिसमें जो शोषक है ना, जो किसी का शोषण कर रहा है, उसकी आत्मा को जगा सकते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा है, तो मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, डॉक्टर है, जो कि गरीब से इलाज का ज़्यादा पैसा ले रहा है, लेकिन वो जो गरीब है ना, वो उसको गुस्सा होने के बजाय उसको प्रेम देता है, और ज़रूरत पड़ने पर उस डॉक्टर के लिए उसने कुछ त्यागा है। मान लो उस डॉक्टर की बेटी को कुछ हुआ था, तो उस गरीब ने उस डॉक्टर की बेटी की बिना निस्वार्थ भाव से सेवा की, त्याग किया, और इस तरीके से उस डॉक्टर का जो है आत्मा जगी और उसकी आंखें खुली, वो समझ गया उसने कितना गलत किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे कि विनोबा भावे जो है ना, वो गांधीवाद और सिद्धांतों को व्यवहार में लाकर ग्रामीण भारत में विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की नींव रखी। जो विनोबा भावे थे, जो कि गांधी जी के उत्तराधिकार थे, उन्होंने ना गांधीवादी सिद्धांतों मतलब अहिंसा के सिद्धांत को व्यवहार में लाकर मतलब लगातार यूज़ करके ग्रामीण भारत में विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की नींव रखी। मतलब ग्रामीण भारत मतलब गाँव वगैरह में है, वहाँ पे विकेंद्रीकृत लोकतंत्र मतलब पंचायत वगैरह की नींव रखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ JP नारायण टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का क्या आंदोलन का प्रभाव बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण कौन थे। वैसे तो सब इनको जानते होंगे, ये बिहार के सपूत थे। जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान बढ़ते राजनीतिक भ्रष्टाचार और तानाशाही के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। सबको पता है 1970 के टाइम इंदिरा गांधी के शासनकाल चल रहा था, और उन्होंने किस तरीके से इमरजेंसी घोषित किया था, सबको पता है आजकल कैसे घोषित किया था। तो उस समय जो था 1970 का दशक चल रहा था, तो उस टाइम जो भ्रष्टाचार हो रहा था ना, और तानाशाह शासक था कि इंदिरा गांधी ने रातों रात आपातकालीन घोषित करवा दी, बिना कोई मीटिंग बनाए, बिना कोई सिग्नेचर वगैरह करे। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने विरोध किया।
तो उसी को कहते हैं संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण जी के अकॉर्डिंग मतलब उनके छत्र छाया में चला था। ठीक है, जिसमें क्या डिमांड थी? बहुआयामी परिवर्तन, राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और नैतिक मूल्यों में सुधार की मांग की थी। जो जयप्रकाश नारायण था ना, जेपी जी का जो नारायण था, संपूर्ण क्रांति, उसमें जो जो डिमांड उठी थी अब हम वो बताएंगे की पॉइंट्स वगैरह मेन। कि जो सबसे पहले बहुआयामी परिवर्तन मतलब जो जेपी जी थे उन्होंने राजनीति, जो पॉलिटिक्स थी, जो घिनौनी पॉलिटिक्स, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स में और नैतिक मूल्यों में सुधार की मांग की कि इन सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने अहिंसक विरोध किया, जो जन आंदोलन उन्होंने चलाया था संपूर्ण क्रांति, उसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीक़ों से विरोध किया। मार काट, लड़ाई, हिंसा कुछ नहीं किया, जिसमें बड़ी मात्रा में छात्र भी शामिल हुए थे। ठीक है, आपातकाल और लोकतंत्र की बहाली, उन्होंने आपातकाल लगाया था 1970 के दशक में। तो ये आंदोलन आपातकाल को समाप्त करने और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में सहायक बना। मतलब उन्होंने आपातकाल के लिए लड़ाई किया कि आपातकाल लगाना सही नहीं है, कोई वैलिड रीज़न नहीं था, तो उसके लिए वापस से आपातकाल घोषित करने के लिए, आपातकाल हटाने के लिए और लोकतंत्र की बहाली के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था, जो कि हेल्पफुल रहा। ओके, नेक्स्ट जो है हम डेफिनेशन बताएंगे कि जो जेपी थे ना, उन्होंने संपूर्ण क्रांति को समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था का अहिंसक पुनर्रचना कहा। मतलब जो जेपी नारायण जी थे ना, उन्होंने संपूर्ण क्रांति जो की थी उसको उन्होंने समाज के लिए और राजनीति के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा पुनर्रचना कहा जिससे देश वापस उभरा, अपने पटरी पर आया। अब जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन बताएंगे कि जो जेपी जी थे, जयप्रकाश नारायण, उनका जो आंदोलन था लोकतंत्र में लोगों का विश्वास पुनः जागृत करने में सफल रहा और इसने कई युवाओं को प्रेरित किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जेपी नारायण प्रकाश थे ना, उन्होंने जो आंदोलन किया था ना वो अहिंसात्मक किया था और यही रीज़न था कि देश काफ़ी सपोर्ट उनको मिला था। बिहार वगैरह के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी भी ली थी और इससे जो है लोगों का लोकतंत्र में वापस विश्वास बढ़ा, सफल हुआ, उनका आंदोलन एक तरीके से सफल हुआ, ये कह सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के बाद अहिंसात्मक आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका बताइए। तो गांधी जी जब उनकी हत्या हो गई तो उनके बाद महिलाओं की भी भूमिका पूछी है कि महिलाओं का क्या रोल था अहिंसात्मक आंदोलन में। तो चलो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे कि वुमेन्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन नॉन वायलेंट स्ट्रगल आफ्टर गांधी, आफ्टर ब्लेंडिंग एक्टिविज्म एंड कंपैशन, केयर एंड रेजिलियंस। This movement spanned various issues from environmental conservation to social justice. Okay? मतलब कि जब गांधी जी की हत्या हो गई तो गांधी जी के बाद जो है महिलाओं ने भी अहिंसात्मक आंदोलनों में अपनी बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। वो लोग भी पीछे नहीं रहे। इन आंदोलनों में उन्होंने क्या किया? सहानुभूति, साहस, मतलब निडर रहे और अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने ये साबित किया, परिचय दिया अपना कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। अगर वो चाहे तो वो भी कोई भी मोर्चा संभाल सकती है, जैसे कि उन लोगों ने गांधी जी की हत्या के बाद संभाला। अब हम जो है की पॉइंट्स डिफाइन करेंगे कि जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो अहिंसात्मक आंदोलनों में महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा है चिपको आंदोलन। जब चिपको आंदोलन हुआ था तब गांधी जी तो जीवित थे नहीं, तो जो महिलाओं का रोल था वो यहाँ पे मेन था कि जब 1973 में चिपको आंदोलन हुआ, जब गौड़ा देवी और अन्य ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगाकर अहिंसक विरोध किया। मतलब कुछ कारणों से पेड़ को काटने पड़ रहा था, जंगल को काटने का निर्देश दिया गया था। तब क्या किया था, वहाँ की जो महिलाएँ थी ना और गौड़ा देवी थी, उन्होंने ना पेड़ को ना काटने के लिए वो पेड़ से चिपक गए, एकदम गले लगा लिया जैसे इंसान को कोई गले लगाता है, और उनसे गले लगकर चुपचाप खड़े हो गए ताकि पेड़ ना कटे और उनका ये आंदोलन सफल भी रहा। सेकंड आंदोलन कौन सा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि मेधा पाटकर जी थी ना, वो एक महिला है, ठीक है, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। इसमें विस्थापन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को केंद्रित बना था। मतलब जब नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, ये इसलिए लड़ा गया था क्योंकि बांध परियोजना आई थी, तो उस बांध को हटाने की, वहाँ पे बांध बनाने के लिए भारी मात्राओं में गरीब लोगों को विस्थापन के लिए बोला गया और उनको कोई
मतलब ऐसे अमाउंट भी नहीं दिया गया जो वैलिड हो। तो उस लिए मेधा पाटकर जी आगे आई और उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें वो लोग जो गरीब लोग हैं उनके विस्थापन के लिए लड़ाई लड़ती है और पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ती है। ऐसे ही शराब विरोधी आंदोलन भी हुआ था जिसमें महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। कई राज्यों में महिलाओं ने अहिंसक विरोध के माध्यम से शराबबंदी की मांग की, जैसे कि हम आज भी देख सकते हैं कि बिहार में समय समय पर महिलाएं शराबबंदी की मांग करती है, क्योंकि वहाँ पे जहरीली शराबों से लोगों की मृत्यु हो जाती है और शराब के मामले में महिलाएं ही आगे आती है, वही आंदोलन छेड़ती है, तो शराबबंदी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने बता दी कि महिलाओं का क्या रोल था, उन्होंने कैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन किया, चिपको आंदोलन किया, शराबबंदी का विरोध, शराब का विरोध किया। तो ये सब महिलाओं ने तो किया गांधी जी के बाद, हत्या के बाद। तो महिलाओं का भी रोल है ना, उनकी भी इम्पोर्टेंस है ना। तो वही बात पूछा गया है कि महिलाओं की भूमिका क्या है। तो महिलाओं की भूमिका आप बता सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको इतना बताया जितने में आप आंसर लिखो, आपको मार्क्स पूरे मिल जाए। अब हम कंक्लूजन बताएंगे कि हाँ भाई, महिलाओं की भागीदारी है। महिलाओं की भागीदारी में इन आंदोलनों को अधिक समावेशी, संवेदनशील और दीर्घकालिक रूप से प्रभावी बनाया गया। मतलब ये कि जो भी आंदोलन हुए थे ये दीर्घकालिक प्रभावी थे। कैसे? जब पेड़ों की कटाई के लिए महिलाएं आगे रुकी, तो उस आंदोलन से ये हुआ कि अगले आने फ्यूचर में भी आगे जब भी गवर्नमेंट पेड़ काटने की सोचती, जंगल काटने का सोचती, तो वो पहले 10 बार सोचती कि अगर वो पेड़ काटने के लिए आगे बढ़े तो लोग विरोध करेंगे, उनकी सत्ता हिल सकती है। तो ये हुआ ना दीर्घकालिक प्रभाव। तो इस तरीक़ों से महिलाओं का रोल रहा आफ्टर गांधी जी, अहिंसात्मक। ठीक है, ये है 5th क्वेश्चन कि गांधी जी के बाद अहिंसात्मक परंपरा में स्वाध्याय आंदोलन का योगदान क्या है, मतलब नॉन वायलेंस ट्रेडिशन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे, है ना, कि जो पांडुरंग शास्त्री आठवले जी थे उनके द्वारा स्वाध्याय आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि एक आध्यात्मिक सामाजिक प्रयोग है जो भक्ति, श्रम की गरिमा और आत्म सुधार पर आधारित है। तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे कि जो क्वेश्चन में पूछा है ना कि स्वाध्याय आंदोलन क्या है, तो हम वो बताएंगे कि जो स्वाध्याय आंदोलन है ना, ये पांडुरंग शास्त्री आठवले ने शुरू किया था, जिसका मेन मोटिव ये था कि लोगों में भक्ति की भावना जगाई जाए, आत्म सुधार किया जाए, मतलब लोग गंदी चीज़ों, अनैतिक कार्य ना करें और श्रम की गरिमा मतलब मेहनत की कीमत समझें। अब जो ये स्वाध्याय आंदोलन है इसका उसमें क्या रोल रहा, हम वो सारी चीज़ें बताएंगे की पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांडुरंग शास्त्री जी की तरह ही एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम था लोकनाथ अमृतालयम, जिन्होंने जाति रहित समुदाय प्रार्थना स्थल की स्थापना की, जहाँ पे कोई भी धर्म जाति के आधार पर नहीं बल्कि कोई भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है, प्रार्थना कर सकता है। ठीक है, बाकी जो पांडुरंग जी की स्वाध्याय आंदोलन था ना उसके बारे में बताते हैं कि वो क्या था। ठीक है, इसमें श्रम शक्ति मतलब श्रम को पूजा मानते हुए बिना शोषण के सामूहिक कृषि करने की बात कही गई थी कि श्रम जो है उसको आप ऐसे मानो कि वो आपके लिए भगवान है और भगवान की हम इज्जत करते हैं, बिना भगवान से कुछ मांगे हम मेहनत करते हैं, तो वही बोल रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बताया कि अराजनीतिक और शांतिपूर्ण, मतलब कोई टकराव ना हो, फिर भी गहन सामाजिक सुधार हो, मतलब कोई भी हिंसात्मक लड़ाई ना हो लेकिन सुधार हो जाए। कैसे? नैतिकता के आधार पर। अब हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन बताएंगे कि स्वाध्याय का अर्थ है कि स्वयं का अध्ययन, मतलब जो आध्यात्मिक और नैतिक जागरूकता की यात्रा हो। स्वाध्याय का मतलब यही है कि सबसे ये फर्स्ट लाइन में ही लिख देना आप। ठीक है, कि जो स्वाध्याय होता है ना इसका मतलब ये है कि हम स्वयं का अध्ययन करें, अपने अंदर झाँके, अपनी आध्यात्मिक और नैतिक चीज़ों को जागाए, अब बुरी चीज़ों पे ध्यान ना दे, नैतिक कार्य करें, है ना, मतलब स्वयं का अध्ययन करें, बेसिकली ये होता है। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना बता दिया, अब हम निष्कर्ष बताएंगे कि ये आंदोलन आंतरिक परिवर्तन और सामाजिक संरक्षणता पर आधारित रचनात्मक अहिंसा का उत्कृष्ट उदाहरण है। आंतरिक परिवर्तन मतलब इंटरनल, मतलब इंसान। आंतरिक परिवर्तन से ये है कि हम अपने अंदर की इंसानियत को जगाएं, है ना, हिंसा पर ध्यान ना दें, नैतिक कार्य करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सत्याग्रह क्या है, गांधी के बाद इसकी विकास यात्रा पर चर्चा कीजिए। सत्याग्रह तो सबको पता होगा, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आगे।
सत्याग्रह अर्थात सत्याग्रह गांधी जी द्वारा विकसित एक अहिंसात्मक प्रतिरोध की विधि है। गांधी जी के बाद ये विभिन्न आंदोलनों में प्रशिक्षित की गई है। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए, अगर किसी भी सच्चाई के लिए किसी से प्यार से हाथ जोड़ के अपने सत्य के लिए मांग करना। और गांधी जी के बाद भी ये आज भी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसकी प्रासंगिक है, रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है इसकी आज भी। ठीक है, अब इसकी विकास की यात्रा पर चर्चा करना है कि इसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो विनोबा भावे थे, ऐसे ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सबको पता ही होगा, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हेडलाइंस पढ़ देती हूँ कि विनोबा भावे का जो भूमिदान सत्याग्रह था, जिसमें भूमि के न्याय संगत वितरण पर केंद्रित था। मतलब इसमें भूमि का न्याय संगत मतलब सबको उसके हिस्से की भूमि मिलनी चाहिए, उस पर आधारित था ये। नेक्स्ट जो था वो जेपी आंदोलन, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नैतिक शासन के लिए, आपातकाल को हटाने और लोकतंत्र की स्थापना के लिए लड़ाई होती है ना। आधुनिक आंदोलन जिसमें भ्रष्टाचार हटाने, सूचना का अधिकार जो RTI अधिकार हमें 2005 में मिला उसका, और पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए आंदोलनों के लिए भी हम सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। RTI के बाद सूचना का अधिकार वो लेने हमें पता हो सरकार कब क्या कर रही है, इसके लिए हमें सूचना का अधिकार चाहिए था, जिसके लिए हमने सत्याग्रह किया और हमें वो 2005 में मिला भी हुआ, राइट है ना। बाकी डेफिनेशन तो यही कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सत्य की निरंतर खोज और कष्ट की स्वेच्छा से स्वीकार करना है। बाकी अब हम कॉन्क्लूजन लिखेंगे कि गांधी जी के बाद भी सत्याग्रह ने नए मुद्दों को अपनाया है, परंतु इसके मूल सिद्धांत अहिंसा और सत्य ही है। मतलब गांधी जी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग सत्याग्रह को नए नए रूपों में अपना रहे हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य सिद्धांत मतलब नींव यही है कि अहिंसात्मक और सत्य तरीके से सत्याग्रह होगा, लड़ाई नहीं होगी और सत्य के लिए आग्रह चलता रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है गाइस। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि भारत में हिंसात्मक आंदोलनों का पर्यावरणीय पक्ष स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि भारत में पर्यावरण आंदोलनों में अहिंसा को आधार बनाकर टिकाऊ विकास और संरक्षण को बढ़ावा दिया है। कि मतलब भारत में जो पर्यावरण से के लिए लड़ाई होती है, उसके लिए भी हम सत्याग्रह के लिए आंदोलन करते हैं, हिंसात्मक रूप से आंदोलन करते हैं, जिससे जो है टिकाऊ विकास और संरक्षण को बढ़ावा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स वो पढ़ते हैं हम आगे कि कैसे उदाहरण दे सकते हैं हम। चिपको आंदोलन जो हुआ था, जिसमें महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उसका बचाव किया था। साइलेंट वैली आंदोलन जो हुआ था, जिसमें केरल में बांध निर्माण हो रहा था, तो उसके विरोध में लोगों ने अहिंसात्मक प्रतिरोध किया, क्योंकि बांध निर्माण में बहुत सारे लोगों का विस्थापन होता है, गरीब लोग कहाँ जाते, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी सेम भी हुआ था कि जो विस्थापित लोग थे, मतलब बांध बनाना था, लोगों को विस्थापित किया गया था, तो उन लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे वो अपनी जीवन शैली दोबारा शुरू कर पाए, इसलिए उनके अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष हुआ था ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बाकी डेफिनेशन तो यही है कि पर्यावरणीय अहिंसा वह प्रक्रिया है जो शांतिपूर्ण तरीकों से पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करे। मतलब सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हो कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ताकि हमारे यूज़ के साथ साथ भविष्य में आने वाली भावी पीढ़ियाँ भी उसका प्रयोग कर पाए। बाकी हम निष्कर्ष बता देंगे कि अहिंसक पर्यावरणवाद नैतिक जागरूकता और पारिस्थितिक समझ का मेल है, जो गांधी के बाद भी सामाजिक बदलाव की धुरी बन चुका है। बाकी और PYQ के लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। बाकी आपने ये देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच।